अलग अलग संगठन क्यों? नीति गड़बड़ हुआ तो उसका सही करने का काम किसका है? तो कई सारी चीजें हैं जिसपे हम सबको बैठ के बात करनी चाहिए, और मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूं कि जब तक हम बैठ के बात नहीं करेंगे, तरीके बैठने के आमने सामने नहीं हो सकते हैं। आज की तारीख में हम टेक्नोलॉजी जमाने में जी रहे हैं, तो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। हम अलग अलग माध्यम है, उसके माध्यम से 10 आदमी 50 आदमी जुड़ सकते हैं उसमें, और आराम से बातचीत कर सकते हैं और अपनी बातचीत भी रखते हैं, और जरूरी भी हिस्सा है ये। अब रही बात धानुक की, जो है धानुक का इतिहास, तो जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सबसे पहले जो है 1881 में जो है सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन में धानुक शब्द इस्तेमाल हुआ, जो पॉपुलेशन जो है काउंट शुरू हुई थी, तो उस समय सबसे पहली बार, उससे पहले 1872 में टेबल जारी हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन उस समय किसी जाति का नाम नहीं था, पिछड़ा था, जो है दलित था, इस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, जाति का नाम इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन 1881 वाले नंबर में उसमें धानुक उन्होंने इस्तेमाल किया है, और फिर आगे बढ़ते चले गए तो जो 1901 की जनगणना हुई, उसमें जो है उन्होंने पूरे भारत की लगभग, और उसमें क्या है कि उन्होंने जो है एक टेबल जारी किया। उस टेबल में उन्होंने बताया कि धानुक जो है वो मुख्य जाति है, उसकी कई एसोसिएट जातियां हैं, आप उसको सबकास्ट कह सकते हैं, उसमें धानक, धानका और धनकिया, मैंने मेरे हिसाब से जो डॉक्यूमेंट कहता है वो है। तो अब ये बात है कि लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के धानुक अलग हैं, बिहार के धानुक, झारखंड के, उड़ीसा के, और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात के अलग धानुक हैं। मैं तथ्यों पे बात करता हूं, आप क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप तथ्य पे बात नहीं करेंगे तो मैं भी कई सारी गपोर बोल सकता हूं, उसका कोई ध्येय नहीं होगा। तथ्य ये है कि जो गुजरात सरकार की जो है सामाजिक सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट है, उसमें तड़वी लिखा हुआ एक शब्द है, उसको उन्होंने ये साफ साफ लिखा है कि वो धानुक की उपजाति है, ठीक है। और उसी क्रम में धानक, धानका को भी अलग अलग राज्यों में माना जाता है। अब यूपी में जो धानुक है, ये वही धानुक है जो यूनाइटेड प्रोविंस में काउंट होते थे। अब यूनाइटेड प्रोविंस में क्या था, पूरा आगरा से लेके जो है जौनपुर तक का पूरा एरिया है। अब बिहार, झारखंड उस समय एक था, स्वाभाविक तौर पे उसमें ओबीसी थे। अब हम सबको ये समझना है कि अलग अलग राज्यों में एससी, एसटी, और हम बिहार, झारखंड में ओबीसी कैसे, यह हम सबको समझना है। सिर्फ मेरे कहने की बात नहीं है, या मैं कह दूंगा वही अटल सत्य है, ये नहीं हो सकता। आप सबको मिलकर ढूंढना है इसको। तो ये जब हम ढूंढेंगे, इतिहास की जब बात करेंगे, तो इतिहास हमें ढूंढना पड़ेगा। वो हमें जो है फेसबुक या व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगा, उसके लिए सिर रगड़ना पड़ता है, दिमाग रगड़ना पड़ता है, कंटिन्यूअस वो प्रोसेस है। ये वैसे ही है जैसे अगर आप अब धानुक समाज के उत्थान की बात करते हैं, या किसी भी जाति की बात करते हैं उत्थान की, तो उसमें वर्षों का समय लग रहा है। जैसे अभी मैंने एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, कई लोगों को बताया है, नोएडा में ही वर्मा जी हैं, वो काफ़ी नोएडा अथॉरिटी के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, रिटायर हुए, नोएडा में ही घर है सेक्टर 50, के आर वर्मा। उनके घर पे भी गया था, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि आप ये काम जो है अपने जिम्मे उठाइए कि हम जो है कैसे सारे प्रदेशों के अलग अलग धानुकों की कैटेगरी एक करवा सकते हैं, उसका क्या तथ्य है। तो मैंने अपना वर्चुअल जो आइडिया था मैंने उनको दिया, तो बोला शशि जी ऐसे तो होगा नहीं, हमें तो डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, और सरकार करेगी ये, हम तो कर नहीं सकते, हम भले कुछ भी बोल लें, क्या फर्क पड़ता है। तो सरकार को तथ्य कहाँ से देंगे हम, हमें किताब खंगालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आप किताब लगातार पढ़ते रहते हैं, आपका संपर्क है, उस हिसाब से आप चीज़ों को ढूंढ के निकालिए और एक ड्राफ्ट तैयार करिए, फिर हम उस पर बैठ के बात करेंगे और बाकी प्रदेशों के धानुकों के साथ भी चर्चा किया जाएगा। एक तो ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा जो है, जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं आजकल, एक चीज और मैं बता देता हूँ, इतिहास पे बात आई है तो अपने बिहार के कुछ नए नए लड़के हैं जो चैनल चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप चलाइए, लेकिन कम से कम इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ मत करिए। बड़ा दुख होता है अंदर से, इसलिए दुख होता है। अब उन्होंने क्या नया चीज निकाला है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राउत शाखा अलग, राउत शाखा अलग, जायसवाल शाखा अलग। अब आप समझिए इस चीज को कि आप धानुकों में भी बिहार में अलग अलग शाखा करके उसको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये मानसिकता कहां से आ रही है,
अभी बोला कि बंटवारा जो होता है, जब इन्होंने कहा जब बंटवारे की बात आती है तो जब बंटवारा आपको कमजोर करता है, हमेशा कमजोर करता है, एकत्रित कतई नहीं करता, ना आपको मजबूत करता है। उसके लिए हमें क्या करना है, यही पे संगठन बार बार हम कहते हैं, जब हम ये प्रश्न उठाते हैं तो कई लोगों को इस बात का इत्तेफाक नहीं रखते हमारे बात से। ठीक है, आप मत रखिए, लेकिन मेरा काम है कहना। मैं जो देखता हूं, मैंने जो सोशल साइंस पढ़ा, मैं आईटी का स्टूडेंट हूं, मेरा साइंस बैकग्राउंड है, इसके बावजूद भी आज भी के.आर. वर्मा जैसे लोग हमसे मिलना चाहते हैं, हम हमारे साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इसके बारे में कि कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हर कोई स्टक है यहाँ पे। जैसे संगठन की बात हुई, मैं आपको बताऊं 78 में भारतीय धानुक उत्थान महासंघ रजिस्टर हुआ दिल्ली में ही, बिहार के कुछ लोगों ने किया, और वो संगठन आज अस्तित्व में नहीं है। उससे पहले भी एक संगठन रजिस्टर हुआ जो भोपाल में, आज अखिल भारतीय तौर पे जो है वो रजिस्टर है, उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन भी है, आज मेरे पास उसका जो है अपडेटेड डॉक्यूमेंट है, 1950 में रजिस्टर हुई। तो अब आप समझिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग अनपढ़ गंवार पूरी तरीके से थे, उन्होंने कुछ तो सोच के जो है उसको बनाया था ना। अब अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का अगर आप डॉक्यूमेंट उस समय पढ़े, जो हाँ है, हाथ से लिखा हुआ है, कोई टाइपराइटर नहीं है, हाथ से लिखा हुआ है पूरा, उसमें कहा है कि उन्होंने 2 रुपए हर व्यक्ति को, जो सदस्य है वो 2 रुपए हर महीने देगा। अब आप समझिए 78 में अगर 2 रुपए उस समय की बात हो रही होगी, 2 रुपए अगर हर महीने, अगर 100 सदस्य भी रहे होंगे तो उस हिसाब से अगर सही से पैसा गया होता तो कितना पैसा जमा होता आज की तारीख में हमारे पास नहीं है। मैं यह लाइन आज से नहीं कह रहा हूं, मैं कई वर्षों से यह लाइन कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 100 रुपया ले, आप नंबर बढ़ाइए। आप 100 रुपया 100 रुपया तो ले रहे हैं महीने का, लेकिन आपके पास जो लोग हैं वो 100 ही हैं। अगर आप 1 लाख लोगों को बनाएंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। आप इस चीज को समझें, जो नंबर है उसका महत्व समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी संगठन आगे बढ़ेगा, तभी हम एकजुट दिखेंगे। अब रही बात कि जो कुछ पॉइंट उठा था मेरे मन में कि जो बातचीत हुई थी, सबसे पहले आते हैं शिक्षा का मतलब क्या। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिग्री ले लें, डिग्री मेरे पास है, मैं आईटी इंजीनियर हूं, उसी में काम करता हूं, लेकिन आज की तारीख में आप सबों में के बीच में जो है बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मुझे जो लोग जानते हैं वो एज ए सोशल साइंस का स्टूडेंट समझ रहा है कि धानुक की जाति के बारे में लिखता है, पढ़ता है, बात करता है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, हर चीज हम कर रहे हैं, वो जो एक सोशल साइंस का स्टूडेंट किया कर सकता है वो मैं करता हूं। एक तो ये है। तो अब शिक्षा का मतलब यही है कि मुझे समझना पड़ेगा कि आईटी इंजीनियरिंग करना मेरे लिए वो प्रोफेशनल डिग्री थी, मैंने उससे अपना जो है जीवन यापन आगे बढ़ाने के लिए उसको आगे बढ़ाया, उससे नौकरी ली, और आज जो है मेरा जो सोशल साइंस ये कहता है कि यही मुझे कहना है और यही अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को बताना है कि शिक्षा का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे आप 1 घंटा भी सप्ताह में समाज के लिए समय ना निकाल पाए। आप बिना किसी बात के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी सोच समझ के आप जाति के बारे में बात करिए। जाति के बारे में बात करना जातिवाद नहीं होता है, आप जाति के उत्थान की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की जाति को जो है निम्न नहीं दिखाना है। कल भी मैंने यही चीज लाइन में कही थी, अपने एक छोटा सा ग्रुप है उसमें, कि आपको जाति, धर्म और कलर से ऊपर उठना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, किसी ने कहा कि आजादी का मतलब क्या। आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम जो है रोड पे, अब यहाँ से हम मदर डेयरी के प्लांट पे आइसक्रीम खाने जा रहे हैं मनोज जी, हमारे लिए ये बहुत नजदीक है। अब सोचिए कि यहाँ से हम 4 व्हीलर निकालते हैं, हम जाते हैं वहाँ आइसक्रीम खाते, फिर घूम के ऐसे 4 चक्का लेके आते हैं, उसमें फ्यूल खर्चा होता है। अब वो जो फ्यूल खर्चा होता है, उस फ्यूल का क्या हिसाब है? कोई हिसाब नहीं। आप चल के जाते तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती, आप आइसक्रीम खा के आते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप 4 चक्का लेके जा रहे हैं, एक तो आप वो कर ही रहे हैं, साथ में एनवायरमेंट का भी जो है लॉस कर रहे हैं, साथ में आप सरकारी तौर पे भी लॉस इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास पेट्रोलियम है नहीं, वो बाहर से आता है। तो ये चीज हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। बाहर प्लास्टिक नहीं फेंकनी है, बाहर कूड़े नहीं फेंकने हैं, बाहर जो है जितना पैदल चल के जा सकते हो उतना काम करो अपनी तरफ से, और अपने हिस्से का काम करो, अपने बारे में सोचो और अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में सोचो। ये शिक्षा का मतलब होता, वो आपको अपने बच्चे को ट्रांसफर करनी है। अब रहा मोटिवेशन, मोटिवेशन कहाँ से आएगा? मोटिवेशन एक दिन की चीज नहीं होती। मैं भी कई बार रोता हूं अंदर से कि क्या है, क्या बोल रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सामने वाला नहीं समझने को तैयार, समझने को इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि उनको नहीं समझ आती ये चीजें।
जमुना जी बच्चा के बांटवा जल्दी खत्म। ठीक है। मोटिवेशन जो है हमारे पास इसलिए कम है क्योंकि हम इसमें किसी भी संगठन में दिल से नहीं जुड़ते कि हमें ईमानदारी से काम कर रही है, यहां मोटिवेशन कम होता है। हम जुड़ते हैं, हमें पोस्टर पे फोटो चाहिए, हमें फेसबुक पे फोटो चाहिए, हमें जो है गमछा चाहिए, हमें टोपी चाहिए। मैं इस बात का कभी भी जो समर्थक नहीं रहा हूं। अगर कोई आदमी ईमानदारी से आके आपके साथ खड़ा है, उसके साथ आप दिल के साथ खड़े होइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। सीतामढ़ी में आज की तारीख में जो है, सीतामढ़ी के ही रामफल मंडल जी, सीतामढ़ी जिले में जो है 23 अगस्त को सार्वजनिक छुट्टी है पूरे जिले में और पूरा शिक्षा विभाग बंद रहता है। यह भी जानकारी आप सबको होनी चाहिए क्योंकि वह भी एक जरूरी है। उसके पीछे विनोद बिहारी मंडल जी लगे रहे, इतने सालों का उनका तपस्या है और तीसरे साल पहले जो है उनको यह सफलता मिली कि सीतामढ़ी शिक्षा विभाग ने कहा कि हाँ, हम सरकारी अवकाश घोषित करेंगे 23 अगस्त को। यह बड़ी बात है। अब अलग अलग संगठन क्यों? अलग अलग संगठन इसलिए हमें ना टोपी की इच्छा होती है और हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। हमारी जो दिली इच्छा है ना, वो हमें टोपी चाहिए, हमें वो चाहिए, फोटो चाहिए, हमें लोग कहें कि हाँ माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महासचिव जी। यह जो समस्या है यह आपके अंदर है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये आपके मानव होने का जो है लक्षण है। तो अगर आप संगठन में हैं तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठने का खुद प्रयास कीजिए। कोई दूसरा लेक्चर देके चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है, करना आप ही को, तो बेहतर है खुद करने का प्रयास कीजिए। अब रहा कि जो है इन्होंने कहा था कि नीति गड़बड़ हुई, ठीक है। अब नीति गड़बड़ हुई, संगठन इतने बने, करेगा कौन? ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने नीति गड़बड़ करते हुए चलाई किसी भी तरीके से, तो हम आपको पकड़ के बैठाएं और बताएं कि यहाँ पे आप ये गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, मानना ना मानना आपका काम है क्योंकि आप संगठन चलाते हैं, आप संगठन के सर्वे सरवा हैं, ये आपके हद में है, मेरे हद में नहीं है। लेकिन एक जाति का सदस्य होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो संगठन कोई भी हो, मुझे उसको पकड़ के बताना कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। अब ये संगठन की